साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीके जीएस के, जो कि साथियों रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। स्पेशली जो साथी लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल क्लास है, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पोंगल एक फसल उत्सव है, इसको समर्पित है किसको, किस देवता को समर्पित है। देखिए, पोंगल की बात करें ना तो ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, और जो कि एक फसल उत्सव भी है। आपको बताना है इस उत्सव में किस देवता को समर्पित किया जाता है ये उत्सव। तो याद रखना, सूर्य देवता को, सूर्य देव को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य देव। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 100 के 100 क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से, और ज़्यादा पुराना नहीं। अभी आप जो है ना साथियों मान के चलिए 2019 से लेकर अभी तक, यानी 5-6 साल में जो लेटेस्ट पैटर्न है, नया पैटर्न रहा है रेलवे का, वही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखना, सीटी याद रखना। ठीक है, सीटी, स्मॉल सी और कैपिटल टी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रतीक को आप याद रखना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या कहा जाता है। बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, अगर आपसे पूछे तो सारनाथ में दिया था। अपने कितने शिष्यों को दिया था अगर पूछे तो 5 शिष्यों को दिया था। और इसको क्या कहा गया है, तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है या प्रवर्तन कहा गया है, याद रखना। धर्म चक्र प्रवर्तन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गौतम बुद्ध ने जिस टाइम गृह त्याग किया था ना, अपना घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जिस वक्त गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उनका निधन हुआ था, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 315 जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की जो है ना नियुक्ति से या स्थापना से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है, तो याद रखिएगा असम में। ये एक जनजाति भी है, बोडो जनजाति, जो कि असम में पाई जाती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। देखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, याद रखिएगा एनी बेसेंट। यहाँ पर अगर आपसे भारतीय पूछा जाता ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो करेक्ट आंसर होता सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है ना कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारतीय मेंशन नहीं किया है, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। तो एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, सांची का स्तूप किस शहर के निकट में स्थित है। देखिए, सांची का जो स्तूप है ना साथियों, सांची का स्तूप वो भाई भोपाल में स्थित है, याद रखना, भोपाल में, भोपाल शहर के निकट में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भोपाल के निकट में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कूट के माध्यम से आंसर आपको देना है, बताइए। इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, आप बताइएगा क्या आंसर होगा। तो भाई देखिए, पाकिस्तान की सीमा गुजरात से लगती है, बिल्कुल लगती है। पंजाब से लगती है, बिल्कुल लगती है। राजस्थान से भी लगती है, बिल्कुल लगती है। हरियाणा से नहीं लगती है। यानी ए, बी और सी करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है ना ABC दिख रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए,
पहले हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान की सीमा किसके किसके साथ लगती है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। लेकिन एक नाम अभी और एक याद रखना, ठीक है। ये 3 तो हो ही गए, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। एक आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, और एक आपको याद रखना है लद्दाख। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश अब बन चुके हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, GSAT-31 एक किस प्रकार का उपग्रह है? बताइए। GSAT-31 जो है ये भाई किस प्रकार का? तो दूरसंचार उपग्रह है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दूरसंचार उपग्रह। अगला, बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोने का यानी गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। देखिए, इनमें से कौन एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान है? इनमें से कौन सा एक भारतीय हल्का लड़ाकू विमान है भाई? बताइएगा। कौन सा एक हल्का लड़ाकू विमान है? तो तेजस करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है, तेजस। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रेड डेटा बुक जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है क्या है? तो साथियों, रेड डेटा बुक जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है, यह जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का विस्तृत देने वाला एक दस्तावेज है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का विस्तृत दस्तावेज, ठीक है। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें रेडियो संचार संभव है? बताइए। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें रेडियो संचार संभव है? करेक्ट है, आयनोस्फीयर में यानी आयन मंडल में। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, सोकुम समाई। सोकुम समाई एक प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो भाई सोकुम समाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है? करेक्ट है, नागालैंड के द्वारा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड में एक और बहुत ही फेमस उत्सव त्योहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव, याद रखना। आगे देखिए, अगला, सिक्किम भूटिया एक नया उत्सव है जो सिक्किमी चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। बताइए, सिक्किमी भूटिया एक नया उत्सव है जो कि भाई सिक्किमी चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। कौन सा है वो? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनम लोसोंग। ये सोनम लोसोंग जो है ना, सिक्किम में भूटिया जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक नया उत्सव है जो कि सिक्किमी चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है, सोनम लोसोंग, याद रखना। आगे देखिए, यह त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। बताइए, इनमें से कौन सा त्योहार है जो देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? ये सारे क्वेश्चंस रेलवे का PYQ वाला क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अभी देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई माता रानी की या देवी दुर्गा की हम 9 अवतारों की पूजा किस में करते हैं? नवरात्रि में ही करते हैं ना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बांग्ला त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। वांगला महोत्सव जो है ना, ये मेघालय में मनाया जाने वाला त्योहार है। आगे देखिए, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई बथुकम्मा त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्मा त्योहार जो है ना, तेलंगाना में मनाया जाता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, अनुच्छेद 29। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? बताइए। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? करेक्ट है, 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 7वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यक्रम या माफ करना
इनमें से कौन सी रीट है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता? करेक्ट आएगा अधिकार परीक्षा लेख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, को वारंटो जिसको बोलते हैं। अगला, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद पूछा जा रहा है, आजादी के बाद। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? करेक्ट आएगा 1952 में, यानी 1952 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 1952 में। एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किन की सलाह पर ही किया जाता है? करेक्ट आएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संघ के मंत्रिपरिषद में, ठीक है, कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? बताइए। संघ के यानी केंद्र के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है भाई? देखो, करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था या कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ना, ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में है, इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद है? देखो, करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आप पूछोगे सर कौन कौन से 6 राज्य हैं? एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा बिहार हो गया, ठीक है, तीसरा आपका कर्नाटक हो गया, चौथा तेलंगाना, पांचवा आपका महाराष्ट्र और छठा उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया है? करेक्ट होगा साथियों, फ्रांस के संविधान से। अगला, नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, अगला है यूएफओ का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए। तो भाई यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? बताइए भाई, अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिसने सम्राट अकबर का विरोध किया था? करेक्ट आएगा चांद बीबी ने। चांद बीबी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाइफोकल ग्लासेस का आविष्कार किसने किया था? बताइए, बाइफोकल कांच या बाइफोकल ग्लासेस का आविष्कार किसने किया था? राइट है ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं। नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम बताइए? करेक्ट आंसर होगा सर एडविन लुटियंस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? देखिए, सिराजुद्दौला और किनके बीच हुआ था साथियों? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? तो 23 जून 1757 को। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट होगा साथियों उत्तराखंड में, याद रखना। आगे देखिए, अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में रियासतें कितनी थी? तो 565 रियासतें। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? साथियों,
आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है? याद रखना, रिजोल्यूशन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी रिजोल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था? करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए स्कॉट केली। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कॉट केली, ऑप्शन नंबर ए। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर विलयन नहीं बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर विलयन नहीं बनाते हैं, अगर विलयन बनाता तो उसको विलायक कहा जाता, लेकिन विलयन तो बना ही नहीं रहा है तो उसको अमिश्रणीय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमिश्रणीय। बताइए, ग्लेशियरों का निर्माण होता है किससे? ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियरों का निर्माण होता है किससे? देखिए, जो ग्लेशियर है ना, उनका निर्माण बर्फ के ढेरों से होता है, बर्फ का ढेर से। नेक्स्ट है, अभी तक कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं? तो 12 अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयना बांध जो है ना साथियों, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, हवा महल जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है? इनमें से किस राजा की कहानी का नाटक मुद्रा राक्षस में है? तो भाई करेक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, चीन का जो विशाल दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए चिनसी हुआंग ने, चिनसी हुआंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में, माफ करना, किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2024 में, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आएगा उड़ीसा में, उड़ीसा करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक कृति है जो मुगल काल में नहीं निर्मित किया गया था? आलमगीरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा, इन तीनों की जो है, ये तीनों कृति मुगल काल से संबंधित है, लेकिन शाहनामा जो मुगल काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, शाहनामा की रचना फारसी कवि फेरदौसी ने किया था 977 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच में। और कहाँ मुगल सम्राट की स्थापना हुई थी? मुगल साम्राज्य की 1526 में। तो अंतर है ना भाई, ये मुगल काल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिए राइट होगा 1940 में, 1940 करेक्ट आंसर है। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? करेक्ट है साथियों, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में कौटिल्य के कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया गया है? तो भाई अर्थशास्त्र में कौटिल्य के कानून के 4 स्रोतों का उल्लेख किया गया है, 4 याद रखना है ना, 4 स्रोतों का। विक्रमोदय किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो विक्रमोदय चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह पुस्तक किसने लिखी है? यानी डायरेक्टली आपको बताना है हुमायूंनामा के लेखक कौन है, याद रखिए करेक्ट होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, इनमें से डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? बताइए, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? करेक्ट है WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? ध्यान से देखिए, आगरा वाला पूछा जा रहा है, तो भाई आगरा का जो लाल किला है ना, इसकी स्थापना अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे पूछे दिल्ली के लाल किले की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली के लाल किले की स्थापना शाहजहां ने की थी। ठीक है,
आगे देखिए 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था? करेक्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे ये, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो इनमें से कौन सा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? करेक्ट आएगा बैल। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था? बताइए, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में शामिल नहीं था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों शामिल थे लेकिन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ना, जो कि एक ट्रेन डकैती था, ये कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 में लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध है ना, फर्स्ट, ये साथियों 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये साथियों 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की भी जीत हुई थी, मराठा लोग हारे थे, याद रखिएगा। आगे देखिए मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो भाई मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई या जिसे आप बोलते हैं झांसी की रानी का ही मूल नाम था। ऑप्शन नंबर डी। स्वर्णिम चतुर्भुज एक डैश परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों की तेजी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। तो भाई स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना साथियों, ये सड़क परिवहन नेटवर्क है, याद रखना, जिसका उद्देश्य जो है ना दिल्ली को उत्तर में, दक्षिण में चेन्नई को, पूर्व में कोलकाता को और पश्चिम में मुंबई को देश के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहरों को जोड़ना है, याद रखना। चलिए आगे देखिए इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन जी, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी नारायणन। देखिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ना साथियों, ये मैंने आपको लेटेस्ट करवाए हैं। उस टाइम जो पूछा गया था उस टाइम कोई और थे, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट ही बता रहा हूँ अभी के, ठीक है, क्योंकि करंट वाला तो साथियों चेंज हो जाता है ना। आगे देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागू जी को चुना गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर सिंह सागू। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो भाई कुल 4 खिलाड़ियों को 2024-25 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। उनमें से एक है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, एक हरमनप्रीत सिंह हो गए, एक आपके पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हो गए, एक मनु भाकर है और एक कौन है? 4 थे ना। तो देखिए एक आपकी मनु भाकर, एक हरमनप्रीत सिंह और एक प्रवीण कुमार और एक डी गुकेश है ना, विश्व शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, डी गुकेश को वर्ष 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया था? तो भाई करेक्ट आएगा शतरंज के लिए। आगे देखिए 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको ये किस खेल के कोच हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए फुटबॉल के, भारतीय फुटबॉल टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा स्पेडएक्स। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, स्पेडएक्स। नेक्स्ट है 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र या उद्योग से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से। अगला राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? वही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई इसके अंतर्गत जो है ना कुल 6 अनुसूचियां हैं साथियों, याद रखना, ठीक है, यानी कुल 6 अनुसूचियां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये जो 6 अनुसूचियां हैं ना, 6 अनुसूचियों में भारत के वन्यजीव संरक्षण और उसके अधिनियम के बारे में बताया गया है, याद रखना।
अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी क्रमिक प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? याद रखिए, करेक्ट आएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? तो करेक्ट आएगा पदार्थ यानी मैटर। साथियों, कोई भी चीज किसी न किसी वस्तु से, देखिए कोई भी चीज जो है ना बहुत ही छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और कोई भी चीज जो साथियों जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है, जिसको आप छू सकते हैं, जो किसी कोई ना कोई स्थान घेरता है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? तो याद रखिएगा, अलास्का जो है ना ये कभी रूसी भूमि हुआ करता था, जो अभी संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? करेक्ट है, गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था 24 दिसंबर 2002 को। भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था? करेक्ट आएगा गुजरात में 1970 के दशक में, ठीक है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? अरुंधति रॉय। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? देखिए, पद्मनाभपुरम पैलेस बिल्कुल तमिलनाडु में है, बल्लुवर कोट्टम ये भी तमिलनाडु में है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में है, बेकल का किला ये केरला में स्थित है। ये जो है ना आपका केरल में है, तमिलनाडु में नहीं। तो यही गला, यही जोड़ा, यही तमिलनाडु में नहीं है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा भी वही है कि कौन सा स्मारक तमिलनाडु में नहीं है, तो बेकल किला, क्योंकि बेकल का किला जो है ये केरल में स्थित है साथियों, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, इनमें से कौन से किसके हिंसक कृत्य के बाद, ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो याद रखना, चोरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की बात करें, उसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था चोरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। आगे देखिएगा, 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक इनमें से कौन थे जिनको अंग्रेजों ने परास्त किया था? करेक्ट है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? करेक्ट आएगा IBM के द्वारा। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है इनमें से किसमें नियमित वृद्धि? तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक यह है कि GDP में नियमित वृद्धि हो। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, GDP में नियमित वृद्धि। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV का फुल फॉर्म तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, लेकिन GSLV का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, जियो सिक्रोनस, ठीक है, जियो सिक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों, टच मी नॉट पौधा, जिसको हम छुई मुई का पौधा बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मिमोसा पुडिका। याद रखना, ये टच मी नॉट पौधा, इसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं। इसको साथियों संवेदनशील पौधा बोलते हैं, शर्मीला पौधा बोलते हैं, विनम्र पौधा और सैन पौधा भी बोला जाता है। अगला है डैश, भारत का पहला आरक्षित वन है। इनमें से कौन सा एक भारत का पहला आरक्षित वन है? करेक्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। आगे देखिए, प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष। बताइए तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? करेक्ट है वो साथियों भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहती है। तो याद रखिएगा दमन गंगा। ये क्वेश्चन साथियों सारे क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसी तरह क्लासेस चाहिए आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल के अंदर मैं टॉपिक वाइज क्लासेस करवाता हूं, ज़्यादातर उन टॉपिक्स को जरूर देखना। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का हिस्सा है? साथियों ओपेक की बात करें ना, एक तेल निर्यातक देशों का संगठन है, और ओपेक का हिस्सा गैबन है, UAE है, वेनेजुएला है, यूक्रेन नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यूक्रेन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ये तो साथियों नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, लेकिन रोम जो है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों का समूह नहीं है। ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट भी है, प्रोटोकॉर्डेटा जो है ना, ये पौधों का समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, बताइए। देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ये किस राज्य में स्थित है, तो भाई करेक्ट होगा साथियों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे। करेक्ट आएगा यहाँ लाहौर नहीं, कराची में है ना, याद रखना कराची में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कराची में। आगे देखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या है। तो www जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, और देखिए वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत पहला डोमेन का नाम है www.symbolics.com। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है। देखिए बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है, सफदरजंग का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। तो भाई पूछा था उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, यही नहीं है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन तो बनता है ना आपके लिए। चलिए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी। सभी साथी आंसर करिए। मैं आपको ये बता देता हूँ इसका लॉन्चिंग डेट है 28 अगस्त 2014, ठीक है। अब बताइए किसने लॉन्च किया था, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे थे, और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।